हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी एग्जाम में। तो हम कल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 की बात करें, क्योंकि पिछली दो क्लासों में हमने क्या जाना, मूल अधिकारों का प्रोसेस में मूल अधिकारों की मांग, और कल वाली क्लास में हमने आर्टिकल 12, 13 और 14 में हमने राज्य की परिभाषा से संबंधित बात की। आर्टिकल 13 में हमने सारे पहलुओं को देखा कि संविधान लागू होने के पूर्व विधियों का कैसे क्या अल्पीकरण होगा या वो प्रभावहीन होंगी, और दूसरा पहलू ये देखा कि संविधान लागू होने के पश्चात अगर किसी ऐसी विधि का निर्माण होता है तो वह विधि क्या उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो। तो इस प्रकार से हमने कल वाली क्लास में समानता के अधिकार को स्टार्ट किया और आर्टिकल 14 भी खत्म किया। और आर्टिकल 14 के दो पहलुओं पर बात की, उसमें दो फेजेस थे। एक विधि के समक्ष क्षमता की बात कर रहा था और दूसरा था विधियों का समान संरक्षण। तो इसको भी हमने काफी डिटेल से समझा और अब आज हम बात करेंगे इसी समानता के अधिकार के अंतर्गत जो हमारा अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे और काफी विस्तृत चर्चा करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो जिस हिसाब से हम ये पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, या आगामी बीपीओ हो, बीडीओ री एग्जाम हो, आरओ एआरओ हो, यानी पीसीएस प्री तक को कवर करते हुए हम क्या इन सारी क्लासेस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि आप लोग भी हमारे इन वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, और यदि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें और कमेंट करके अपने विचारों को जरूर हम तक पहुंचाने का प्रयास करें कि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या इसमें आपके लिए और अच्छा मेंशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद जो 15 है ये हमारे केवल नागरिकों के लिए प्रदान किया गया है। किसे? केवल नागरिकों के लिए, ये विदेशी व्यक्तियों के लिए या अनागरिकों के लिए नहीं है। अनुच्छेद 15 की अगर बात किया जाए तो इसमें 5 प्रकार की बातें की गई हैं। ये 5 बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और यहां पर एक चीज और मेंशन कर लेंगे, जाति। यानी यहां पर ये 5 बातें की गई हैं। एक बात ये है, दूसरी, तीसरी और ये चौथी और ये यहां पर 5वीं। आर्टिकल 15 क्या कहता कि किसी भी व्यक्ति को हम क्या केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ वो किस धर्म का है, वो किस मूल वंश का है, या उसका लिंग यानी महिला है या पुरुष है, वो किस जाति का है या उसका जन्म स्थान क्या है, इन आधारों पर उस व्यक्ति के साथ क्या किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेंगे। ऐसा आर्टिकल ये 15 का क्लॉज फर्स्ट कहता है। क्या कहता है? आर्टिकल 15 का क्लॉज फर्स्ट में ये 5 बातें की गई है। लेकिन आप देखते होंगे कई प्रकार के विचार आते हैं कि अगर हमारा अनुच्छेद 15 ऐसी बात कहता कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, तो हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से क्या देखते हैं कि बहुत जगह क्या विभेद भी देखने को मिलता है। लेकिन वो विभेद वास्तविकता में क्या विभेद है या नहीं है,
हम एक एक चीज पर क्या आपसे डिस्कस करते हुए चलेंगे, एक एक चीज पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 15 का क्लॉज फर्स्ट है। इनमें ये 5 आधारों पर क्या विभेद का प्रतिषेध, उक्त 5 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, विभेद का प्रतिषेध करता है, ऐसा आर्टिकल 15 का क्लॉज फर्स्ट कहता है। हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के क्लॉज सेकंड की। हम आर्टिकल 15 के क्लॉज सेकंड की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर विभेद का निषेध करता है। अर्थात आधार तो यही 5 दिए हैं, उक्त यही 5 आधार दिए हैं। याद रखना कितने आधार दिए, इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को हम सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल 15 का क्लॉज सेकंड कहता है। और आधार क्या, ये 5, ये जो 5 आधार ऊपर हमने लिखे हैं, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार। जैसे एग्जाम्पल सार्वजनिक स्थान की अगर हम बात करें तो कुआं हुआ, तालाब हुआ, कोई होटल है या सरकार द्वारा कोई स्थापित संस्था है, यहां पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, ना ही किसी प्रकार का आप इस जाति के, आप इस धर्म के हैं, आपका जन्म स्थान ये है, आपका मूल वंश ये है, इस आधार पर हम उस व्यक्ति को उस संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते या नहीं रोक सकते, ऐसा आर्टिकल 15 का क्लॉज सेकंड कहता है। यहीं पर एक चीज और, कोई अगर आप कहें कि हमने कोई निजी अपनी दुकान खोली है, यदि हमने कोई क्या अपनी निजी दुकान खोली है, आप कहिए तो हमारा निजी संस्थान है, इस पर हम जैसा चाहें, कौन आएगा कौन जाएगा, तो ये भी क्या आपका मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। भले ही आपने क्या सार्वजनिक स्थान पर अपनी निजी दुकान खोल के रखी है, अगर आप इन आधारों पर किसी भी प्रकार से क्या उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करने का प्रयास करते हैं, तो उस उक्त व्यक्ति का क्या मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। इस कारण से क्या किया गया, आर्टिकल 15 के क्लॉज सेकंड में यह बात मेंशन कर दी गई कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को उक्त 5 आधारों पर। वहीं अगर हम आर्टिकल 15 का क्लॉज से थर्ड की बात करें, या आर्टिकल 15 में तीसरी बात क्या की गई है, आर्टिकल या इसी को अनुच्छेद, आर्टिकल या अनुच्छेद 15 के क्लॉज सेकंड में क्या बात की गई है, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स क्या है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 15 का क्लॉज थर्ड कहता है। इसमें याद रखना है, ऊपर हमने ये 5 आधार देखे और 5 आधारों में हमने क्या देखा, धर्म, मूलवंश, लिंग, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां आर्टिकल 15 का क्लॉज थर्ड क्या कहता है, महिलाओं तथा बच्चों को राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो क्या 5 आधार दिए, इन पर विभेद का निषेध है, प्रतिषेध है, और यहां पर राज्य ऐसा कर सकता है। तो कुछ चीजें हमें याद रखना होगा कि ये भी एक संवैधानिक प्रावधान है, और जब संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया तो ये आर्टिकल 15 के क्लॉज फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। दूसरी बात तो यहां पर लिंग के आधार पर अगर आप बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या ये उल्लंघन है, तो हमें यह देखना होगा कि संविधान में जो प्रावधान किया गया है तो ये नकारात्मक प्रावधान है या सकारात्मक प्रावधान है।
क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में क्या वास्तविकता में हमारे समाज में महिलाओं को जो पुरुषों का स्तर है उसी स्तर पर क्या महत्व दिया जाता है, वही लेवल है महिलाओं का। या जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय ऐसा था? ऐसा नहीं था। इसी कारण से हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या किया, आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में ये बात मेंशन किया कि कौन सी बात, महिलाओं तथा बच्चों को राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये हमारे क्या मूल अधिकारों का हनन नहीं करता। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सकारात्मक प्रावधान है। कैसा प्रावधान है? ये सकारात्मक प्रावधान है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अगर निगेटिव होता तो ये हमारे मूल अधिकारों का हनन हो सकता था, लेकिन ये तो हम क्या सकारात्मक प्रावधान कर रहे हैं, अर्थात समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। और जिस समय महिलाओं का समाज में एक बराबरी का दर्जा दे दिया जाएगा या बराबरी का स्तर हो जाएगा, ये बातें ऑटोमेटिक क्या समाप्त हो जाएंगी। अगर आज संविधान में ये बातें मेंशन है तो निश्चित रूप से हमारे समाज में अभी भी महिलाओं को समान दर्जा, पुरुषों के बराबर दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। इसी कारण से ये बात हमारे क्या संविधान में आज भी मेंशन है। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 याद रखना है। राज्य को क्या पावर दिया गया है, महिलाओं तथा बच्चों के लिए क्या विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी के द्वारा अगर आप देखें यदि कोई महिला है, यदि कोई नौकरी करती है, मान लेते हैं, ठीक है, टीचर है, शिक्षक है, और वो क्या गर्भावस्था या उसका डिलीवरी होता है, प्रेगनेंसी होता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसे प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाता है। तो ये प्रसूति अवकाश जो प्रदान किया जाता है इसी आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। जो महिलाओं का घरेलू हिंसा से संबंधित जो अधिनियम आया था वो भी एक महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है, वो भी इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग, इसी आर्टिकल 15 3 के अकॉर्डिंग क्या ऐसे प्रावधान, विशेष प्रावधान महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए प्रदान किए गए हैं। ये हमारे क्या संविधान में सकारात्मक प्रावधान है, ये हमारे मूल अधिकारों का। या आर्टिकल 15 के क्लास 1 में जो ये 5 आधार दिए गए इनमें से किसी भी बात का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये समानता की बात करता है। और यदि समाज में समानता है, अगर समानता है तो ऐसा प्रावधान नहीं होता, और असमानता है और असमानता के आधार पर अगर देखा जाए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया जाएगा तो जो एक बीच मतलब महिला और पुरुष के बीच जो खाई थी वो लगातार क्या बढ़ती जाती है, और हम समानता की बात करते हैं वो खाई कभी क्या पूरी ही नहीं हो पाती। इसी कारण से हमने ये सकारात्मक प्रावधान करके इन दूरियों को क्या कम करने का प्रयास किया है, इस खाई को समाप्त करने का प्रयास किया है, ताकि समाज में क्या आ जाए, समानता आ जाए। हम क्योंकि बात क्या करते हैं, समानता की बात करते हैं। एक मामला आता है इसी आर्टिकल 15 3 के अकॉर्डिंग, पालराज बनाम भारत संघ मामला। और इसी मामले में क्या हुआ था, जो घरेलू हिंसा, महिलाओं से संबंधित घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आया था, इसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए क्या इसको संवैधानिक करार दिया। और क्या कहा कि महिलाओं की घरेलू हिंसा से स्थिति थोड़ा सा दयनीय है, इस कारण से ये ऐसा अधिनियम पारित किया गया ताकि महिलाओं का उत्पीड़न न हो सके। क्योंकि हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, हम समाज में समानता स्थापित करने की बात करते हैं, इसी कारण से क्या हमारे न्यायालय ने, हमारे कोर्ट ने पालराज बनाम भारत संघ मामले में ऐसा निर्णय दिया कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया गया ये क्या था, संवैधानिक है, इसमें किसी भी प्रकार की असंवैधानिक बात नहीं है। इसी क्रम में अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 15(4) की या अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 की। तो इसको हम साफ करें, याद रखिएगा अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें शिक्षण संस्थाओं में, इसमें SC ST और पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में
शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस मुद्दे को लेकर के हमारे समाज में तमाम प्रकार की विकृतियां पैदा है। कोई कहता है कि जो आरक्षण है ये गलत है। ये आरक्षण अगर गलत होता तो हमारे संविधान सभा में एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी इसमें क्या बैठे थे, विद्यमान थे। अगर ऐसा कुछ होता तो इसको हमारे संविधान में मेंशन ही ना किया जाता अगर ये आरक्षण का प्रावधान गलत होता। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि जो आर्टिकल 15 है, और ये आर्टिकल 15 किसके अंतर्गत आता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और हमने आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में बात क्या किया है? SC, ST और पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया है। ये जो आरक्षण का प्रावधान है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। कब किया गया था? इस बात को मेंशन हमारे संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा मेंशन किया गया। और कारण क्या था SC, ST और पिछड़ा वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने की? कारण क्या था? हमारा जब संविधान लागू हुआ तो ऐसी बात मेंशन करना हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने आवश्यक समझा, अति आवश्यक समझा। इस कारण से क्या संविधान निर्माण होने के पश्चात प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही इसको क्या हमारे संविधान में मेंशन किया गया। कारण क्या था? हमारे समाज में उस समय एक विशेष कुछ वर्ग को क्या था कि शिक्षण ग्रहण करने का अधिकार प्रदान था, और कुछ वर्गों को क्या शिक्षण कार्य से क्या दूर रखा गया था। तो ऐसे में होता क्या कि हम समानता की बात करते हैं तो जो एक विशेष वर्ग शिक्षण कार्य से लगातार जुड़ा रहा और जो एक विशेष वर्ग शिक्षण कार्य से दूर रहा, ऐसे में उनमें समानता नहीं स्थापित हो पा रही थी। इसी कारण से हमने क्या किया, इसमें प्रथम संविधान संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में किया, इस बात को मेंशन किया। कारण क्या था? शिक्षण संस्थाओं में ऐसा आरक्षण क्यों यहाँ पर इसका प्रावधान किया गया? क्योंकि अगर आप देखते होंगे कि जब महाविद्यालयों से या विश्वविद्यालयों से कई बार देखते हैं कि जब एडमिशन का समय आता है उस समय सभी वर्ग के लोग क्या यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और जब अप्लाई करते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ प्रतिष्ठित जो संस्थान होते हैं वहां पर बोल दिया जाता है कि यहाँ पर क्या है, BA अगर आपको करना है तो केवल क्या है BA फर्स्ट ईयर के लिए 100 सीटें है। अब 100 सीटें हैं, मान लेते हैं कि इन 100 सीटों के लिए आवेदन हुआ, और उस समय हम 1951 की संविधान लागू होने के पश्चात की बात कर रहे हैं, और SC, ST और जो पिछड़ा वर्ग है इनको शिक्षण कार्य से जब दूर रखा गया था। अगर ये भी मान लेते कि किसी प्रकार से ये फॉर्म अप्लाई भी कर देते, किसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात फॉर्म भी अप्लाई कर दिए, ठीक है ना, लेकिन ये क्या सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में फिर भी क्या कुछ विशेष वर्ग के लोगों से क्या पिछड़े हुए थे। तो ऐसे में होता क्या कि जो लोग क्या लगातार शिक्षण कार्य से जुड़े रहे वो क्या अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हुए होते, और इन 100 सीटों पर उन्हीं अच्छे नंबर वालों को क्या यहाँ पर मेंशन कर लिया जाता। और जब उनको मेंशन कर लिया जाता तो ऐसे में SC, ST और पिछड़ा वर्ग के लोग क्या इस चीज से क्या वंचित हो जाते कि ये जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है यहाँ पर उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। इस कारण से क्या किया गया कि यहाँ पर इस महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में जो इस 100 सीट है, इन 100 सीटों में इतना सीट क्या SC के लिए, इतना ST के लिए और इतना क्या पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित कर दिया गया कि इतना सीटों पर इनका क्या अपना हक होगा, इनका अधिकार होगा, और अन्य सीटों पर क्या सभी लोग अपना क्या फाइट करेंगे। इस कारण से हमने क्या किया, ये भी एक हमारे संविधान में सकारात्मक प्रावधान है। ये क्या हमने असमानता को दूर करने का प्रयास किया, इस बात को हमने अपने संविधान में मेंशन करके, क्योंकि हम समानता की बात करते हैं और समानता कब होगी जब समाज इक्वल पहले से रहा हो। जब समाज ही इक्वल पहले से नहीं है
तो हम समानता की बात कैसे कर सकते? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले समाज को इक्वल करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, तब तो हम समानता की बात करेंगे। तो ये जो रिजर्वेशन उस समय 1951 में दिया गया, उस समय ये क्या बहुत जरूरी था। लेकिन आज भी अगर हमारे संविधान में ये बात मेंशन है तो निश्चित क्या है, ये सरकारों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आज भी अभी समानता स्थापित नहीं हुई है। और इसमें कोई भी एक चीज और है, कोई भी राजनीतिक दल क्या इसमें हाथ भी नहीं डालना चाहता, क्योंकि एक थोड़ा सा एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। और आप लोग बाकी सब समझते होंगे कि अगर इसमें कोई हस्तक्षेप करता तो हो सकता है कि आगे के लिए उसकी राहें बड़ी कठिन हो जाए। तो निश्चित रूप से यही मानना है, क्या अनुच्छेद 15(4) में जो बात की गई है, जब तक ये बात है तब तक क्या है, हमारे समाज में क्या समानता नहीं है। और जिस दिन ये बात समाप्त हो गई उस दिन इस बात का प्रूफ है कि हमारे समाज में क्या समानता स्थापित हो चुकी है। ठीक है, इसी के बाद हम अगला अनुच्छेद की बात करेंगे। अगला अनुच्छेद है हमारा 15 का क्लॉज 5। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 क्या कहता है? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। और यहां पर क्या किया गया, यहां पर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई थी। और आर्टिकल 15(5) में क्या है, यहां पर निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात कर दी गई। कहां पर? निजी शिक्षण संस्थाओं में निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का यहां पर क्या है, प्रावधान कर दिया गया। तो यहां पर निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान, साथ ही साथ यहां से प्रश्न और तैयार बनता है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में या तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 15(5) या अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं या उच्च शिक्षण संस्थाओं या तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन यानी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ हम आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 की बात कर लेंगे। ये बड़ा ही लेटेस्ट मामला है। ये जो 15(5) के 15(6) में जो ये बात जोड़ी गई है, ये 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इस बात को मेंशन किया गया है। और यहाँ पर बात क्या किया गया है, यहाँ पर बात किया गया है कि जो आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़ा हुआ या आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को यहाँ पर क्या रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत क्या सवर्ण वर्ग में क्या ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी बनाई गई और इसको क्या 10% आरक्षण यहीं से, मतलब आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 से 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा प्रदान किया गया है। यहां पर आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग की बात की गई है। लेकिन एक बार मैं पुनः यहां पर आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में एक बार कुछ चर्चा और करना चाहूंगा। यहां पर बात क्या की गई है, समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है, यहाँ पर सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को या पिछड़े वर्गों को क्या है, यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान दिया गया। यहाँ पर आरक्षण का जो आधार क्या बनाया गया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग। और यहाँ पर जो आरक्षण रिजर्वेशन का जो आधार बनाया गया है वो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को क्या बनाया गया, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी के आधार पर इनको क्या सवर्ण वर्ग में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई गई और 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। यहां पर एक बात और, ये जो मामला आता है आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जो ये जोड़ा गया था, इसमें था क्या, यहां पर मद्रास राज्य में एक मामला आया था। मैं इसी 15(4) की ही थोड़ा सा और एक बात करूंगा। 15(4) में क्या था, एक मामला था मद्रास राज्य बनाम
दुरई राजन। एक मामला था मद्रास राज्य बनाम दुरई राजन, और यहाँ पर ये मामला कैसे आया, क्योंकि आज जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य उसको आपने अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखा होगा तो इसको मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता था। जब ये मामला कोर्ट पहुंचता है, न्यायालय पहुंचता है, तो इसमें कोर्ट ने क्या जाति के आधार पर ये जो आरक्षण देने का प्रावधान था इसको क्या बंद कर दिया, इस पर रोक लगा दी, इसे समाप्त कर दिया। इसी के पश्चात क्या हुआ, एक आधार बनाया गया सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को क्या यहाँ पर आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, और इसको क्या संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मेंशन भी कर दिया गया। तो साथियों ये हमारा अनुच्छेद 15 कंप्लीट हुआ। हम 16 भी सोच रहे थे कि आज ही कर दें, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है और चीजों को जल्दबाजी में खत्म करने का उद्देश्य नहीं है। अगर जल्दबाजी में खत्म करते हैं तो आधी या अधूरी चीजें आपको प्राप्त होंगी, और थोड़ा सा समय अभाव होने के कारण आज हम अपनी इस क्लास को आर्टिकल 15 तक ही सीमित रखते हैं। और अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, आर्टिकल 16, 17 और 18 तीनों आर्टिकल्स को एक ही वीडियो में क्या कंप्लीट करेंगे। और इसको कंप्लीट करने के पश्चात हम अगला पार्ट जो आएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा दूसरा मूल अधिकार है, उसको क्या सभी लोग अच्छे से देखने का प्रयास करें, क्योंकि वो पार्ट है जो हमारा स्वतंत्रता से संबंधित है। स्वतंत्रता से संबंधित तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन कौन सी और कैसी कैसी स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई। तो ठीक है साथियों, कल अगली क्लास में मिलते हैं जहां से हम आर्टिकल 16, 17 और 18 की बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार।